चिराग जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ANI फॉर दिस इंटरव्यू। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आप समय दे रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है, जो SIR को लेके एक विवाद चल रहा है कि चुनाव से जस्ट पहले SIR लाने की ज़रूरत क्या थी। जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि 60 लाख वोट कट जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ होंगी, ट्राइबल्स होंगे, शेड्यूल कास्ट होंगे। तो आपको क्या लगता है SIR को लेके क्या नुकसान होगा NDA को? देखिए, मैं कतई नहीं मानता कि एनडीए को या किसी को भी नुकसान होगा। नुकसान सिर्फ उस सोच को होगा जो समाज में एक असामाजिक तत्वों के माध्यम से चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। ऐसे में एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसको लाने के पीछे का उद्देश्य ये रहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो निवासी नहीं हैं हमारे देश के, जो दूसरे देश से आए हुए हैं, जिन्हें हम लोग घुसपैठिया कई बार हम लोग कहते हैं, या जो विदेशी हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर इस प्रक्रिया से बाहर किया जाए। ये एक बहुत बड़ा अधिकार होता है। मताधिकार हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक है। इसका कोई नाजायज़ लाभ उठाए, ये कतई उचित नहीं है और ऐसे नहीं होने दिया जाना चाहिए। और समय समय पर इसीलिए इस प्रक्रिया का पालन भी किया जाता है। देश जब से आज़ाद हुआ 4 बार इस प्रक्रिया का पालन किया जा चुका है। इस बार भी कारण इसके पीछे विपक्ष ही रहा है, क्योंकि विपक्ष ही बार बार हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाता था और बार बार ये शिकायत करता था कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद भी इन लोगों ने ऐसा ही किया। दिल्ली चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद तो अभी तक ये लोग हम लोग को कोसते ही इसी बात को कहकर हैं कि आप लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली की है। तो ऐसे में जब आप इस बात का अविश्वास पैदा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की धांधली हुई है या वो प्रक्रिया सही नहीं है, तो उसको सुचारू करने के लिए या उसको सही करने के लिए एक इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत थी और उसी को आज अपनाया जा रहा है। पर आज जब उस इंटेंसिव रिवीजन को अपनाया जाता है तो विपक्ष फिर से भ्रमित करने का काम करता है कि भाई वोटर लिस्ट के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। बल्कि इस प्रक्रिया को सेम उसी रूप में अपनाया जा रहा है जिस रूप में इससे पहले में इस प्रक्रिया का पालन किया गया था। सिर्फ पूरा का पूरा फॉर्मेट वैसा ही, सिर्फ अगर इसमें एक बदलाव किया गया है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर बदलाव हुआ है। पहले आपको फिजिकली जाके डॉक्यूमेंटेशंस आपको सबमिट करने होते थे, अब आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रोसेस में कहीं कोई और बदलाव नहीं किया गया है। आप जाएंगे चुनाव आयोग शिकायत करने, चुनाव आयोग आपकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जब उसके लिए एक रास्ता निकालता है, उस रास्ते पे भी आपको शिकायत होती है। हकीकत ये है, विपक्ष ने एक नए राजनीति का तरीका ढूंढ लिया। आजकल ये लोग हर विषय को लेकर जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोकसभा का जब चुनाव हुआ, इन्होंने पूरा चुनाव ये कहते हुए इन लोगों ने बिता दिया कि अगर मोदी तीसरी बार आ गए तो देश से आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया चुनाव हुए, नई सरकार बने हुए। आप बता दीजिए कहाँ का लोकतंत्र समाप्त हुआ या कहाँ का संविधान समाप्त कर दिया गया या किसका आरक्षण छीन लिया गया। इसी प्रकार इन लोगों ने CA जब आया था, एक नागरिकता देने वाले कानून को इन लोगों ने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा था। ऐसे में आज CA को इतना समय हो गया, बता दीजिए किसकी नागरिकता छीन ली गई। उस वक्त भी माइनॉरिटीज़ को ही इन लोगों ने टारगेट किया था और कहा था कि इसमें से जितने माइनॉरिटीज़ हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। किसकी नागरिकता छीन ली गई? अब उसी प्रकार SIR को लेकर भी, और इसमें भी माइनॉरिटीज़ को ही भ्रमित किया जा रहा है कि भाई माइनॉरिटीज़ की नागरिकता छीन ली जाएगी। बल्कि जो आंकड़े सामने आए हैं, अगर मैं बिहार की मैं बात करूं तो उसमें पटना, जो कि अर्बन वोटर्स हैं, जिसको कहीं ना कहीं आप NDA का वोटर, भाजपा का वोटर कहा जाता है, सबसे ज़्यादा तो वहाँ से लोगों के नाम कटे हैं। तो सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को डरा कर अपने पक्ष में करना, ये विपक्ष की राजनीति का हिस्सा बन गया और वही प्रयास ये लोग SIR को लेकर भी कर रहे हैं। सर, तेजस्वी, राहुल गांधी, पूरा ऑपोजिशन एक यूनाइटेड हो गया इस इशू पर। तो आपको डर नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जैसे पहले लोगों ने वोट को गैल्वेनाइज किया और टोटल नंबर गिरा, इस बार भी कुछ इसका इम्पैक्ट हो सकता है बिहार चुनाव? देखिए, मैं नहीं मानता। आज की तारीख में लोग इतने जागरूक हैं और उनको समझ में आता है कि कौन सी बात का राजनीतिकीकरण करने के उद्देश्य से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। बिहार के लोग इन बातों को भली भांति जानते हैं। विपक्ष को किस तरीके से आपको डराने का कार्य करता है, कई चुनाव में निरंतरता में बिहार के लोगों ने इस बात का अनुभव किया है।
मैं नहीं मानता कि बिहार के लोग इनकी इन बातों में आएंगे। इनका ये कहना कि भैया चुनाव से ठीक पहले क्यों, ये देश भर में इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। इंटेंसिव रिवीजन को देश के हर एक राज्य में लेकर जाया जाएगा। ये संजोग है कि सबसे पहले बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका असर पहले बिहार में दिखेगा। बट मैं नहीं मानता कि विपक्ष की बातों में बिहारी आने कुछ वाला लोगों का कहना है कि इन्हीं सेव वोटर्स ने लोकसभा में भी रिजल्ट जो चुनाव के नतीजे आए वही इम्पैक्ट हुआ, तो फिर अब अचानक से बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं वही, क्योंकि विपक्ष ही चाहता था, क्योंकि विपक्ष को ही विश्वास नहीं था। बार बार आप जाते हैं और दिक्कत इस बात की है कि आप हर चुनाव में एक नया बहाना ढूंढने का प्रयास करते हैं अपनी हार को छुपाने के लिए। जितना समय ये लोग नए बहाने को तैयार करने में लगाते हैं, अगर उतना समय ये लोग आत्ममंथन में लगा लें कि भाई विपक्ष क्यों चुनाव हार रहा है, तो संभवतः इनका कुछ भला होगा। इन लोगों ने इससे पहले ईवीएम पे ठीकरा ये फोड़ते थे। आज ईवीएम सही हो गई। आज कोई विपक्ष नहीं जाता ईवीएम की शिकायत करने। क्यों? क्योंकि अब इन लोगों को एक नया बहाना मिल गया है, वो है वोटर लिस्ट में धांधली। जी, अब आपको क्या लगता है कि आप जैसे हमने देखा लगातार विपक्ष का रोल आप भी कई बार प्ले करते हैं अपनी पार्टी अपनी गठबंधन में आप कहते हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नेंस की इश्यूज हैं, इसको हम किस तरह से देखते हैं? कभी आप बोलते हैं मैं सब जगह से चुनाव लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है यू आर प्लेइंग बॉल विद इन दी गठबंधन ओनली? मेरा इतिहास ऐसा रहा है कि मेरी इस छवि को बहुत सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाता है कि शायद मैं कोई प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ या विद इन दी अलायंस आई एम ट्राइंग टू क्रिएट रिपल्स। बिकॉज 2020 में जिस तरीके से मैंने गठबंधन से अलग होके अकेले चुनाव लड़ने का मैंने फैसला लिया था, हकीकत ये है कि मैं जनता की बातों को गठबंधन के भीतर अपनी सरकार के सामने में रखने का मैं कार्य करता हूँ। केंद्र सरकार का मैं हिस्सा हूँ, वो मंच मुझे मिलता है गठबंधन के भीतर ही अपनी बातों को रखने का। मैं पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हूँ, इसीलिए जब केंद्र सरकार से जुड़े हुए विषय आते हैं तो मुझे कैबिनेट के भीतर वो मौका मिलता है अपनी बातों को, अपने सुझावों को, अपने कंसर्न्स को वहाँ पे टेबल करने का। पर क्योंकि बिहार में मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, मेरा कोई विधायक ही नहीं है, तो मैं सरकार का हिस्सा हो भी नहीं सकता हूँ। तो ऐसे में जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो बिहारियों की चिंता को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रमुखता से एक चिंता का एक विषय कई बार बन जाता है, जिस तरीके से बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं घटती हुई हम लोग देखते हैं, तो ऐसे में मेरा प्रयास रहता है कि मैं सरकार के समक्ष उन बातों को मजबूती से रखूं ताकि उसके ऊपर सकारात्मक फैसले लिए जा सके, क्योंकि यही वो सरकार है जिसने अपराध को नियंत्रित करने का भी कार्य किया। विपक्ष कई बार मेरी इन बातों को भ्रमित कर कर ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता है कि मैं 2020 वाली भूमिका में वापस जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा, मेरा इतिहास रहा है, तो लोग भी बहुत सहजता से इस भूमिका में मुझे देखते हैं। पर कतई विपक्ष के ये सपने पूरे नहीं होने वाले। जिस गठबंधन में मैं हूँ और आज की तारीख में बिहार में ये एनडीए अलायंस, आई थिंक इट इज़ अ विनिंग कॉम्बिनेशन। हम 5 दलों का जो ये गठबंधन है, ये अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। मैं ये मानता हूँ कि इस बार हम लोग ऑल टाइम हाई 225 से ज़्यादा सीटें जीत कर इस बार एनडीए सरकार बनाएगा। आप कह रहे हैं हम साथ साथ हैं? बिल्कुल हम साथ साथ हैं। विपक्ष जरूर ये प्रयास करता है कि दरारें दिखा दे हम लोग के बीच में, मेरी बातों को एम्पलीफाई करके कोशिश करता है कि दिखाए कि ये देखिए ये अपने ही गठबंधन को आंखें दिखा रहे हैं, ये अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। कतई नहीं, मेरा विश्वास पूर्णतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर है। उनको बिहार की जनता ने सुशासन बाबू का नाम दिया। क्यों? क्योंकि उनके कार्य के आधार पर आज भी अगर बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो एकमात्र व्यक्ति जो अपने अनुभव से उन परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है, तो उनका नाम नीतीश कुमार ही है। राज जी, आपको लगता नहीं कि बिहार एक, आपने देखा होगा वहाँ की डेमोग्राफी भी, अब यूथ बहुत है बिहार में, तो आपको लगता नहीं है कि यंग लीडरशिप की भी ज़रूरत है? तो अभी भी आप नीतीश बाबू के काफ़ी साल हो गए हैं उनको यहाँ पे, और अभी उनकी तबीयत को लेके भी कई लोग सवाल उठाते हैं, कुछ पब्लिक में हमने एक्शंस भी देखे। तो आर यू कॉन्फिडेंट दैट ही इज़ फिट इनफ टू लीड अनदर 5 years? आपको लगता नहीं कि आपके जैसा युवा या कोई और लीडरशिप आगे आनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस यूज होना चाहिए? I'm absolutely confident that he is perfectly fit and fine
टू कंटिन्यू फॉर अनदर 5 years. आई विश कि और ज़्यादा वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनके अनुभव का लाभ हमारे राज्य को मिले। पर आज की तारीख में जिन परिस्थितियों में बिहार है, यंग लीडरशिप है, और मुझे लगता है कि वो एक ग्रेजुअल जनरेशनल शिफ्ट होता ही है हर राज्य में, हर सरकारों में, हर दल में ये जनरेशनल शिफ्ट हम लोगों ने देखा है। बट अगर आप आज की तारीख का आप जिक्र करें, जिन परिस्थितियों से बिहार गुजर रहा है, ऐसे में एक अनुभवी नेतृत्व की ज़रूरत है। आज की तारीख में बिहार 90 के दशक जंगल राज जिस दौर से बिहार को निकालकर यहाँ तक जो व्यक्ति लेकर आया है, मैं ये मानता हूँ कि अगले 5 साल बिहार को उन्हीं के ही नेतृत्व की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं 3 यंग लीडर्स, चिराग पासवान आगे रहते हैं, तो उधर तेजस्वी हैं, प्रशांत किशोर एक और फैक्टर आ गए हैं। कैसे देखते हैं ये एक फाइट बिटवीन द यूथ्स? आई डोंट थिंक इट्स अ फाइट बिटवीन द यूथ। आई थिंक ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जितने विकल्प जनता के सामने आए, हर यंग नेतृत्व अपनी सोच के साथ जनता के सामने जा रहा है। अंतोगत्वा ये फैसला बिहार की जनता को ही लेना है कि किसकी सोच के साथ वो ज़्यादा सहमत है। जहाँ एक तरफ मेरे छोटे भाई हैं तेजस्वी, जो एक MY समीकरण के साथ पुनः उसी पुरानी राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो उनके पिता के ज़माने में जिस तरीके से जात पात धर्म मज़हब में बांटने की राजनीति होती थी, जिसका मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ। उनकी एक अलग राजनीतिक सोच है जहाँ पे सांप्रदायिकता, जातीयता को वो बढ़ावा देते हैं। उनके MY समीकरण में जहाँ M पूरी तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, तो Y जातीयता में बिहारियों को बांटने का प्रयास करता है। वहीं मेरा एक MY समीकरण है जहाँ मेरे M में महिलाएं हैं और मेरे Y में युवा हैं। लोकसभा का चुनाव मात्र 5 सीटों पे मैंने लड़ा, पर उसमें मैंने अपने MY समीकरण को पूरी तरीके से प्रस्तुत करने का मैंने कार्य किया। 5 में से 4 युवा सांसद हैं मेरे, 2 महिलाएं हैं। नारी शक्ति अधिनियम का पूर्णतः पालन मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने करने का कार्य किया। तो ऐसे में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सोच है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच, विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे मैंने बहुत कार्य किया है। आप बिहार से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का जिक्र मेरे सामने करें, उसका समाधान मेरे पास है। कैसे बिहार में हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे उद्योग लगा सकते हैं, कैसे शिक्षा प्रणाली को हम लोग बेहतर कर सकते हैं, कैसे प्रति व्यक्ति आय को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे किसानों की मदद कर सकते हैं, कैसे बाढ़ सुखाड़ से बिहार को हम लोग निजात दिला सकते हैं। इन तमाम विषयों पर मैंने अध्ययन किया है। अभी आपको कौन रोक रहा है सब करने से? अभी तो सरकार में आप पार्टनर हैं, आपका इन्फ्लुएंस है, आप अभी भी कर सकते हैं ये बात। तो इसके लिए वो जीतने की जरूरत क्या है दोबारा? मैं पुनः दोहराता हूं कि मैं बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं, मैं समर्थन कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि उस समर्थन में आज की तारीख में मैं अपनी सोच को मैं शामिल कर सकता हूं, जो ग्रेजुअली अब करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक और बात हम लोग को बिहार के लिए समझने की ज़रूरत है कि एक लंबे समय के बाद बिहार को डबल इंजन की सरकार का लाभ अब मिलने लगा है। बिहार की ये विडंबना रही है दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिहार में विरोधाभास की सरकारें थीं। 2000 का वो दशक आप याद करें, जब केंद्र में UPA की सरकार होती थी, तब बिहार में NDA की सरकार होती थी। 2014 में जब केंद्र में NDA की सरकार आई, तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई। तो जब विरोधाभास की सरकारें होती हैं, तो ऐसे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो संघीय ढांचा है उसमें होने लगते हैं। केंद्र सरकार की परियोजनाएं राज्य सरकार लागू नहीं करती, राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। इस बात का नुकसान बिहारियों को एक लंबे समय तक हुआ है। पर आज जब डबल इंजन की सरकार है, आप देखिए कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तब से लेके आज तक विदिन अ ईयर 8 बार बिहार जा चुके हैं, और जितनी बार जाते हैं हज़ारों करोड़ की योजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके आते हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे वो विकसित बिहार बनने की ओर बिहार और बिहारी बढ़ चुके हैं, और ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का भी एक योगदान है। PK का कितना बड़ा फैक्टर है? क्योंकि वो कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस की बात होती है, और जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, यहाँ आते हैं तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, उनके विजनरी प्रोजेक्ट्स नहीं होते। PK फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? वेल, ये आई थिंक आने वाला चुनाव बताएगा कि वो कितना बड़ा फैक्टर है, नहीं है। वो एक अपनी सोच के साथ वो राजनीति में आए हैं, बिहारियों के साथ संवाद स्थापित करने का वो प्रयास कर रहे हैं। अब वो फैक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, मुझे लगता है समय काफ़ी आपके साथ वो विचारधारा मिलती है। जैसे आप कह रहे हैं सॉल्यूशंस हैं, वो भी क्लेम करते हैं यूथ के लिए उनके पास सॉल्यूशंस हैं। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिहार में रेवेन्यू जनरेशन, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं एक क्लैश ऑफ थॉट्स तो नहीं है? क्लैश ऑफ थॉट्स नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बिहारियों के पास जितने विकल्प हों उतना अच्छा है। ये लोकतंत्र को और ज़्यादा सशक्त करता है और ज़्यादा मजबूत करता है। उन विकल्पों में से बिहार के नेतृत्व के लिए, बिहार को आगे लेकर जाने के लिए किसकी विचारधारा सही है, मुझे लगता है ये बिहारियों के पास विकल्प है। आने वाले समय में चुनाव सर पर हैं, बिहारी फैसला लेंगे। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस पर आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? अगर आप लोगों की सरकार आती है तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा इसका सब? मैं चाहूँगा कि इसको गवर्नमेंट एजेंडा का इसको हिस्सा बनाया जाए और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में एक मजबूत भागीदारी मेरी होगी बिहार की सरकार में। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ एक सोच नहीं है, एक विकसित बिहार के निर्माण का एक कंप्लीट रोड मैप है। और मैं चाहता हूँ कि बिहार सरकार आने वाले दिनों में उसको सरकार का एजेंडा के तौर पे, गवर्नमेंट एजेंडा के तौर पर उसको शामिल कर कर इसको धरातल पर उतारने का कार्य करे। अब आपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर ली। आप कहते हैं कि हम इसमें रेवेन्यू लेके आएंगे बिहार में। बिहार हमेशा से रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट नहीं रहा है और जो माइग्रेशन है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस पर किस तरह से आप एड्रेस करेंगे? देखिए, पलायन पर रोक तभी संभव है जब बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोग कर पाएँ, एक ऐसा इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर पाएँ जहां बिहार में ही उद्योग हों ताकि रोज़गार के लिए किसी बिहारी को बाहर ना जाना पड़े, जहां बिहार में ही शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो। आज की तारीख में मुझे इस बात की तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। अब कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था जब तक हम लोग पटना में, भागलपुर, दरभंगा, अलग अलग जिलों को चिन्हित कर कर जब तक हम लोग वो एजुकेशनल हब नहीं बनाएंगे, तब तक इस व्यवस्था को, जो बच्चे जो बाहर जाते हैं उसको हम लोग रोक नहीं पाएंगे। अब होता क्या है कि जब बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है उसके बाद वो वहीं से दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का या उस देश का होकर रह जाता है जिस देश में वो पलायन करके गया। ऐसे में ये तभी रुकेगा जब हम लोग बिहार में उस तरीके का एक इकोसिस्टम हम लोग तैयार करेंगे जिसके लिए उद्योगों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब तक बिहार में रोजगार के अवसर बिहारियों को अपने राज्य में ही नहीं मिलेंगे, ये पलायन नहीं रुकेगा। जैसा मैंने कहा कि अब धीरे धीरे डबल इंजन की सरकार में उस व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है। मेरे मंत्रालय के माध्यम से ही हज़ारों करोड़ की उन योजनाओं को बिहार के लिए मैंने भी समर्पित किया है, जिसके माध्यम से प्रसंस्करण से जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आने वाले दिनों में बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। इससे ना सिर्फ जॉब क्रिएशन होगा बल्कि किसानों की भी आर्थिक मदद होगी। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, और साथ ही साथ जिस रेवेन्यू जनरेशन का आप बात कर रहे हैं वो राजस्व भी हम लोग बिहार के लिए बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। सर, राहुल गांधी भी इस बार काफ़ी एक्टिव हैं, कांग्रेस पार्टी, तो कुछ आपको लगता है उसका इम्पैक्ट होगा? पुनः आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस जिस मजबूत परिस्थिति में आज़ादी के बाद रही बिहार में, मेरी समझ के परे है कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे करते करते अपनी पूरी ज़मीन ही खो दी और आज एक क्षेत्रीय दल की पुष्पलग्गू पार्टी की तरह बिहार में वो भूमिका निभाती है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के पास एक लंबा समय था, निरंतरता में दशकों तक उनके मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व वाली सरकार बिहार में रही। अगर वो चाहते, अगर बिहार के विकास को लेकर, इवन फॉर दैट मैटर देश के विकास को लेकर जिस डबल इंजन की सरकार का आज हम लोग जिक्र करते हैं, वो लंबे समय तक आज़ादी के बाद टिल ऑलमोस्ट लेट 80s तक वो सरकार डबल इंजन वाली बिहार और बिहारियों को मिली थी। अगर कांग्रेस के पास विकास की वो सोच होती, वो विजन होता, वो आइडियोलॉजी होती, तो शायद आज बिहार इन परिस्थितियों में नहीं होता। तो जब उस वक्त नहीं कर पाए, जब इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकारें केंद्र में बिहार में होती थी, तो आज एक गठबंधन का छोटा सा हिस्सा होकर राहुल जी या कांग्रेस कुछ कर पाएगी, मुझे नहीं लगता। और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा सर? क्योंकि आपने खुद अभी हाल में देखे कितने बड़े बड़े वहाँ पे वारदातें हुई और आपने उस पर सवाल भी उठाए। प्रशासन को इसके लिए और ज़्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा, प्रशासन को और ज़्यादा तत्परता दिखानी होगी। अपराधियों को लेकर कन्विक्शन रेट पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। कई बार अपराधी पकड़े जाते हैं, तथ्यों के अभाव में वो छूट जाते हैं। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन की एक अहम भूमिका इसमें है, एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय प्रशासन की है। पर पुनः मैं दोहराऊंगा कि मेरा विश्वास मुख्यमंत्री पर है,
90 के दशक में जिस तरीके से बिहार था, जिस जंगल राज से बिहार को मुख्यमंत्री जी ने निकालने का काम किया, यही कारण है 2005 से 2010 का जो उनका कार्यकाल था, स्वर्णिम काल के तौर पर बिहार और बिहारियों के लिए देखा जाता है। उसी वक्त उनको सुशासन बाबू के नाम से भी लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किया। तो मैं मानता हूँ कि उनके पास वो अनुभव है और धीरे धीरे उन परिस्थितियों को वापस नियंत्रित कर लिया जाए। मैं आखिरी में एक बार फिर से उस पर आता हूँ सवाल पे, जो इलेक्शन कमीशन का बड़ा मुद्दा चल रहा है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल फेयर प्रोसेस को फॉलो कर रहा है? क्योंकि कल उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा इनका नाम वोटर लिस्ट में है, शायद उनके उसको फिर दोबारा तलब किया गया कि उसको वेरीफाई करेंगे। तो इस संशय की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? संशय की स्थिति बनाने का काम कौन कर रहा है? यही विपक्ष के लोग कर रहे हैं। बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में और आप एक प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें आप खुलासा करते हैं कि आपका नाम नहीं है, जबकि तुरंत चुनाव आयोग उसका खंडन करता है और वो पूरी सूची जारी करता है जिसमें उनका भी नाम मतदाता सूची में है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके पास 2 वोटर कार्ड हैं, क्या उनके पास 2 वोटर आईडी हैं? और अगर 2 वोटर आईडी हैं तो इसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए कि जो डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर है वोटर लिस्ट में, उसको निकाला जाए। तो अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ही 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है ना। और इसी चिंता को, जो कि चुनाव आयोग की भी रही है और जो कि विपक्ष की भी रही है, ताज्जुब मुझे तब होता है कि जिस प्रक्रिया पे आप सवाल उठा रहे हैं, जिस वोटर लिस्ट के ऊपर आप सवाल उठाते थे, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट को लेकर ही आप सवाल उठाते थे, बट वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। और अगर एक नेता प्रतिपक्ष के पास 2-2 वोटर आईडी हैं तो इससे बड़ी चिंता की बात और कोई हो नहीं सकती है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से उसी को फिल्टर आउट करने का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है। सर, आपकी पार्टी पे आते हैं। अब आप कितनी सीट्स पे लड़ रहे हैं और आप खुद लड़ रहे हैं क्या असेंबली? अब इस पे आपने मतलब एक बहुत क्वेश्चन मार्क छोड़ा हुआ है, लोग एनालाइज कर रहे हैं इसको बार बार। ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी पार्टी को इसके ऊपर अंतिम मोहर लगानी बाकी है। जब मैं कहता हूं कि पार्टी को फैसला लेना है तो छूटते ही मुझसे सवाल पूछा जाता है कि भैया आप ही पार्टी हैं, सर्वा आप ही अपनी पार्टी के, आप अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो पार्टी में कौन आपको रोकेगा? मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। काउंटर क्वेश्चन आपका आता है, उससे पहले ही मैंने ये जवाब दिया कि मैं मानता हूं इस बात को। पर हकीकत ये भी है कि जब मैं कहता हूं कि पार्टी को इसमें अंतिम फैसला लेना है, क्योंकि पार्टी अभी इसके ऊपर सर्वे कर रही है, मंथन कर रही है, इसके ऊपर अभी विद इन द पार्टी चर्चा हो रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को लाभ है। ये प्रयोग कई बार कई दलों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस प्रयोग को किया जब उन्होंने अपने सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारने का काम किया, कई केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने विधानसभा के चुनाव में उतारने का काम किया और कई बार उनको उसका लाभ भी मिला है। ऐसे में क्या मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को इसका लाभ होता है? क्या मेरे गठबंधन को इसका लाभ होता है? क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि जब कोई बड़ा नेता विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरता है तो पूरा सिस्टम पार्टी का, पूरा संगठन पार्टी का उन्हीं के चुनाव को मैनेज करने में लग जाता है। तो क्या कहीं इसका नुकसान हम लोग को नहीं होगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर पार्टी अभी चर्चा कर रही है। मेरी आप व्यक्तिगत राय पूछें तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मैं बिहार विधानसभा का मैं चुनाव लड़ूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। सब जानते हैं कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, मुंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा है किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में बिहारी दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में उस वक्त ये फैसला लेना कि मुझे वापस बिहार जाना है, इसी सोच के साथ था कि बिहारियों के खोए हुए गौरव को, बिहारियों की परिस्थिति को कैसे बेहतर किया जा सके। तीसरी बार का सांसद हूँ, इस बात का अनुभव मैं कर चुका हूँ कि केंद्र में रहकर जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं धरातल पर उतारना चाहता हूँ वो केंद्र में रहकर संभव नहीं होगा। इसके लिए बिहार वापस जाना होगा। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि मतलब अब रुख बिहार की तरफ है। बिल्कुल। तो मतलब आगे की पॉलिटिक्स आप अब दिल्ली में रहकर नहीं, बिहार में रहकर करना चाहते हैं? जैसे मैंने कहा कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं और ऐसे में मैं दिल्ली में रहकर मैं उन व्यवस्थाओं को वहाँ पे स्थापित कर सकूँ जिस सोच, जिस उद्देश्य के साथ मेरा राजनीति में आना हुआ, वो नहीं संभव हो पा रहा है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि अब मैं बिहार की तरफ अपना रुख करूँ। और कितनी सीट्स आप लड़ना चाहते हैं, मतलब ये भी तो बताइए थोड़ा, कितनी सीट्स आपकी पार्टी को? मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं सीटों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, सीटों के चयन को लेकर कोई भी चर्चा सार्वजनिक मंच पर पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं।
मुझे लगता है अभी ये सारी बातें गठबंधन के भीतर होनी बाकी हैं, जल्द हो जाएंगी, बहुत एमिकेबली हो जाएंगी। विपक्ष कई बार हम लोग पक्का एमिकेबली हो जाएंगे। पक्का एमिकेबली हो जाएंगी। लोकसभा के वक्त भी ये प्रश्न चिन्ह हम लोग की तरफ ज़्यादा थे कि एनडीए में कैसे सीटों का बंटवारा होगा, जबकि ये परेशानी महागठबंधन की ओर ज़्यादा है। लोकसभा के दौरान भी बहुत एमिकेबली हो गया था, उतनी ही सहजता से विधानसभा में भी हो जाएगा। कुछ नंबर तो दीजिए सर, कितने जीतने की आपको लगता है इस बार चांस है? मैं स्ट्राइक रेट पे ज़्यादा काम करूंगा पुनः लोकसभा की तरह, और मैं चाहूँगा कि मैं जितनी सीटें लूँ उतनी जीतूँ। लोकसभा में मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा, विधानसभा में भी मैं अपना 100% मैं स्ट्राइक रेट में रखना चाहता हूँ, उसको बरकरार रखना चाहता हूँ। ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि गठबंधन के भीतर हर वो दल जो जहाँ पे मजबूत है, जिसके पास विनेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा मजबूत है, वो सीट उस दल के पास जानी चाहिए। सो रादर देन द नंबर ऑफ सीट्स, माई फाइट वुड बी फॉर द क्वालिटी ऑफ सीट्स। तो चिराग जी, लास्ट में बोल रहा हूँ, इसका इंटरप्रिटेशन हम ये बोल सकते हैं दैट यू आर मोर कीन नाउ टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन बिहार देन इन दिल्ली। Of course, yes. I see myself more in Bihar now. रोल का जब आप जिक्र करते हैं, उसके आसपास बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। मेरी भूमिका गठबंधन के एक मजबूत सहयोगी के तौर पर गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की होगी। थैंक यू चिराग जी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।